हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है हमारी जूनियर की टारगेट सीरीज़ 2। जूनियर के जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जूनियर में उन्होंने कोई भी टॉपिक जो है उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा है। तो इसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों को दे रखा है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्स। तो भाई ऑथर्स कहाँ से आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चंस कैसे हैं? तो जो जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड हैं उन्हीं पीरियड्स के एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो कल के भी मैंने जो थे अभी उसी कोई सीक्वेंस को लिया है, यानी कि कल मैं चौसर टू शेक्सपियर था तो उसी उन्हीं को आगे बढ़ाते हो, मतलब उसी सीरीज़ का है। थोड़े से चौसर के हैं, थोड़े से शेक्सपियरियन एज के हैं, जैकोबियन एज के हैं। तो ये मिक्स करके जो है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं। आई नो कि ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, मगर मेरे इस पास इसकी पीडीएफ नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पर ही करवाई जाती हैं। और ये जो है आप लोगों का काले पे पीला रंग हमको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है देखने में, आंखों को सुहाता सा रंग है। सफ़ेद रंग ज़रा ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करता है, तो मैंने काले पे पीले रंग से ही मुझे पसंद आता है। ठीक है, और क्या कहना था मुझे? और कुछ नहीं कहना था। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को देखिए। द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री स्टार्टेड आफ्टर। कि एक्सोडस का मतलब होता है काफ़ी बड़ी संख्या में भागना। द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड देयर कंट्री स्टार्टेड आफ्टर। देखिए, बहुत लंबे समय से ग्रीस से लोग जो हैं वो भाग रहे थे। उसका एक रीज़न था, और वो इटली में रिफ्यूज़ ले रहे थे। उसका एक रीज़न था कि टर्क्स जो हैं लगातार हमला कर रहे थे। जब टर्क्स ने फाइनली 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटियम की राजधानी को ओवरपावर कर लिया, तो जितने भी स्कॉलर्स थे वो अपनी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ भाग गए और उन्होंने रिफ्यूज़ लिया कहाँ? इटली में। इटली की मेडिसी फैमिली ने उनको काफ़ी सपोर्ट करा, और वहाँ से जब वहाँ के लोगों ने उन स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ी तो दे गॉट टू नो कि व्हाट लिटरेचर इज़, व्हाट ह्यूमनिज़्म इज़, क्या है ये चीज़ें। हम तो अभी तक जो हैं वो चर्च, पोप, इन्हीं में थे, धर्मांध थे। तो दे गॉट टू नो अबाउट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दोज बुक्स। तो वहाँ से शुरुआत हुई रेनेसांस की। रेनेसांस का मतलब होता है रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ, रीबर्थ किसका? क्लासिकल लर्निंग का रीबर्थ। तो द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स जो है वो फ्रॉम द कंट्री स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद जो है वो एक्सोडस जो है वो स्टार्टेड आफ्टर द फॉल एट द हैंड्स ऑफ द टर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री एंड देयर सेटलमेंट इन रोम इज टेक्निकली कॉल्ड, रोम जो कि इटली में है, टेक्निकली कॉल्ड, उसे क्या कहा गया? दैट वॉज कॉल्ड रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ किसका? रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, rebirth of classical learning। ठीक है, now the next question is Constantinople fell at the hands of the Turks in 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है यानी कि 15th सेंचुरी में। भाई रेनेसांस की शुरुआत वैसे जो है वो हो गई थी 14वीं सेंचुरी में इटली में हो गई थी, क्योंकि स्कॉलर्स का आना जाना लगातार होते आक्रमणों की वजह से हो रहा था। फुल फ्लेज में जो है वो आया था इस सेंचुरी में। इसके बाद जो है फुल फ्लेज रेनेसांस जो है वो इटली में आया था। रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड थ्रू। रेनेसां इंग्लैंड जो में इटली के थ्रू नहीं पहुंचा था। इटली में रेनेसांस का जब पतन हो गया था तो उसके बाद रेनेसांस कई कंट्री से होता हुआ फ्रांस से इंग्लैंड में पहुंचा था।
और रेनेसांस इंग्लैंड में जब पहुंचा था, ये कहते भाई हेनरी सेवेंथ के समय एक नया ट्यूडर वंश जो है बना था। हेनरी जब 1455 से 1485 तक वॉर ऑफ रोजेस समाप्त हुआ, 1485 में एक नया वंश बना, मतलब नया वंश गद्दी पर आया जिसे कहते हैं ट्यूडर मोनार्की आई। ट्यूडर मोनार्की का जो राजा था दैट वाज हेनरी सेवेंथ, उसने अपनी मतलब उस आके अपने पहले सेटलमेंट चीज़ों को करा। तो 1485 से ये माना जाता है कि रेनेसांस की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, यानी कि लेट 15th सेंचुरी में। लेकिन एकदम से कोई चीज़ आते ही फ्लरिश नहीं कर जाती है। फ्लरिश करती है कब? जब फ्लरिश किया है रेनेसांस ने एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर माना जाता है। गोल्डन एज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एलिजाबेथ ने पहली तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लैंड के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे उन्हें शांत करा। जब माहौल शांत होगा तभी लिटरेचर का जन्म होगा। तो 1485 में एक नई वंशावली के साथ ही रेनेसांस की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में रेनेसांस आया था किसके थ्रू? फ्रांस के थ्रू। रेनेसांस बेस्ट फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन, अब ये मैंने आपको बता ही दिया, दैट वाज फ्लरिश्ड इन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। द रेनेसांस स्पिरिट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, रेनेसांस स्पिरिट जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस्ड होती है किस में? स्पेंसर की फेरी क्वीन में। स्पेंसर की फेरी क्वीन एक एलिगोरिकल वर्क है। स्पेंसर वांटेड टू राइट एन एपिक, और स्पेंसर वॉज जो है भाई वो एपिक राइटर्स होमर, वर्जिल, इनसे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित था। और उन्होंने वो चाहते थे कि भाई मैं एपिक की तरह ही अपनी बुक्स जो हैं वो लिख पाऊँ, बट मतलब वो लिख नहीं पाए। ही कुड कंप्लीट ओनली 6 बुक्स। फेरी क्वीन में 6 ही किताबें वो लिख पाए, और उसमें भी आर्थरियन लेजेंड्स उन्होंने बताए हैं। टू फैशन अ जेंटलमैन ऑफ द वर्चूज़ को उन्होंने बताया है। ग्लोरियाना के रूप में उन्होंने फेरी क्वीन में ग्लोरियाना के रूप में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया है। और ये जो है ना, इन्होंने क्लासिकल लर्निंग को रिवाइव करा। आप खुद देखिए, ये एक एपिक है। एपिक लिखे जाते थे कब? क्लासिकल एज जो राइटर्स थे उनके द्वारा लिखे जाते थे। तो ही ट्राइड टू इमिटेट द क्लासिकल स्पिरिट इन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन मिनी एपिक कह सकते हैं। 6 बुक्स हैं इसकी। द रेनेसांस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन, रिफॉर्मेशन कौन से समय पे शुरू हुआ था? अब ये रिफॉर्मेशन है क्या? देखिए, रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट था जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था 15th सेंचुरी में, जिसमें उनका ध्येय था कि जो प्रैक्टिसेस हैं रिलीजियस एरिना में, यानी कि चर्च में, उनको जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें समाप्त करना, और पोप की जो प्रभुत्व है उसे समाप्त करना, बाइबल पर विश्वास रखना, और जो है बाइबल पर ह्यूमनिज्म मतलब कि मानववाद पर जब बल देना। तो ये एक मूवमेंट था चर्च के करप्शन के अगेंस्ट, मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। और ये मूवमेंट जो है इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द एलिजाबेथन एज, कि भाई एलिजाबेथन एज में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था वो जो मतलब इससे पहले भी हेनरी VIII के समय भी जैसे टिंडेल को बाइबल की वजह से ही उसको एग्जीक्यूट करवा दिया गया था। सर टॉमस मोरे को भी मरवा दिया गया था, बिकॉज उन्होंने जो हेनरी VIII के सामने झुकने से मना कर दिया था, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को मानने से मना कर दिया था। तो टॉमस मोरे को भी एग्जीक्यूट करवा दिया गया था। तो ये मूवमेंट जो है बेसिकली चर्च की जो खराब प्रैक्टिसेस थी उन्हें समाप्त करने के लिए ये मूवमेंट शुरुआत तो करी थी मार्टिन लूथर किंग ने 15th सेंचुरी में, नॉट इन इंग्लैंड। लेकिन भाई बाइबल, जैसे विक्लीफ ने बाइबल को लिखा, ट्रांसलेट करा, विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करा, तो भाई वो भी विक्लीफ के जो बाइबल के ट्रांसलेशन को ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा एक स्टेप था कि भाई जिस भाषा को लोग समझ सकते हैं उस भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए। उसके बाद टिंडेल की बात आती है, तो टिंडेल ने जो है न्यू टेस्टामेंट को करा। बट भाई अगर लोग बाइबल को पढ़कर खुद इंटरप्रेट करके समझ जाएंगे तो पोप की जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा।
द रिफॉर्मेशन मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था दैट सॉट टू रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए था ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट। बाकी इसकी कहानी तो मैंने आपको बताई दी। द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन इज, बेस्ट स्पिरिट जो हमें देखने को मिलती है दैट इज इन मिल्टन। मिल्टन में हमें रेनेसांस और रिफॉर्मेशन की जो स्पिरिट है वो देखने को मिलती है। रेनेसांस क्लासिकल लर्निंग एंड रिफॉर्मेशन की बाइबल को बल देना, ना कि उसमें पोप को की सत्ता को मानना। Which of the following is known as the morning star of reformation? Morning star of reformation माना जाता है जॉन विक्लीव को, because he was the one who initiated, कि उन्होंने स्टार्ट किया था कि बाइबल को ट्रांसलेट करना। अब आप सोच रहे हो कि बाइबल से क्या लेना देना है। देखिए, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। हम किसी अपने धर्म ग्रंथ को तब समझ सकते हैं जब वो हमारी अपनी भाषा में लिखा हुआ हो। अगर धर्म ग्रंथ हमारी अपनी भाषा में नहीं है, किसी और भाषा में है, लैटिन में है, ग्रीक में है, और हमारी भाषा इंग्लिश है, तो हमें जो कोई कुछ भी समझाएगा हम उसे ही मानेंगे। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है। इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा कई बार जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो चीज़ नहीं आती, या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये पावर दे दी गई कि तुम इस धर्म ग्रंथ को समझाओ, तो वो अपनी तरफ से अर्थ का अनर्थ करके समझा दे। तो विक्लीफ ने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया, और उन्होंने जो है बाइबल को ट्रांसलेट करा था लैटिन टेक्स्ट से, और उस ओल्ड टेस्टामेंट को करा था। उनका यही कहना था कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है दैट शुड बी इन आवर लैंग्वेज, वो हमारी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो रिफॉर्मेशन की, यानी कि सुधार की चर्च में शुरुआत किसने करी है? विक्लीफ ने। इसीलिए विक्लीफ को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। विक्लीफ्स बाइबल इज द ट्रांसलेशन ऑफ, ये पहले आ गया लैटिन टेक्स्ट, क्योंकि देखिए बाइबल जो है, जो सबसे पहली बाइबल है दैट इज इन हिब्रू, उसके बाद वो हिब्रू से हुई ग्रीक में, और ग्रीक से हुई वो लैटिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश्ड इन, ऑथराइज्ड वर्जन जो है वो लाया गया था, जेम्स वन ने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को के लिए आज्ञा दी थी, और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया था 1611 में। ये ऑथराइज्ड वर्जन का मतलब है कि जेम्स वन ने इसमें बाइबल्स को, जितनी भी बाइबल्स अवेलेबल थी उनमें कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा हटाना है, उसे मान के, और कौन सी पब्लिक को कौन सी बाइबल पढ़नी है, तो ऑथराइज्ड वर्जन निकाला गया था 1611 में। Who was the leader of the university wits? भाई देखिए, इसके ना अलग अलग आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं, तो इसके लिए अब ये जो आंसर है इसका मैं आपको क्या बताऊं, इसमें ये दो आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं कि लिली भी माना जाता है और क्रिस्टोफर मार्लो भी माना जाता है। भाई लिली जो हैं, और लिली और क्रिस्टोफर मार्लो दोनों ही माने जाते हैं। अब इसमें कहीं बहुत जगह आपको लिली मिलेगा, बहुत जगह आपको क्रिस्टोफर मार्लो मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को मेरा जो मानना है वो जॉन लिली है, लेकिन कई जगह आपको क्रिस्टोफर मार्लो भी इसमें जो है वो देखने को मिल जाएगा कि हु वाज द लीडर। तो ये एक डाइसी क्वेश्चन है कि, और दोनों ही इसमें ऑप्शंस हैं कि जॉन लिली भी आपको कई जगह मिलेगा और क्रिस्टोफर मार्लो भी आपको कई जगह मिलेगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाइसी है, इसमें दोनों ही मैं जॉन लिली के साथ जाऊंगी, तो इसीलिए मैं इसको मान रही हूँ, आप क्रिस्टोफर मार्लो मान लेना। कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसे बदतमीजी वाले क्वेश्चन में क्यों दे देती हूँ, मगर बताओ मेरा भी दिमाग खराब है, ऐसे दे देती हूँ मैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉज नॉट अ रोमांस राइटर, आइडेंटिफाइव, इनमें से कौन से राइटर रोमांस राइटर नहीं है? तो दैट वॉज सर वॉल्टर रेले। सर वॉल्टर रेले जो हैं वो रोमांस राइटर नहीं है, और मतलब ये यहाँ पर वैसे तो फ्रांसिस बेकन भी नहीं है, लेकिन सर वॉल्टर रेले वॉज नॉट रोमांस राइटर, जो इसी एज को बिलोंग करते हैं इनमें से। वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरोलिन पोएट, आइडेंटिफाई, इनमें से कौन सा कैरोलिन पोएट नहीं है? कैरोलिन पोएट, और ये देखिए चार्ल्स फर्स्ट के समय पे जो
कार्लोस या केवेलियर पोएट्स थे जो चार्ल्स वन को के दरबारी पोएट थे या उन्हें सपोर्ट करते थे, तो उन्हें केवेलियर्स कहा जाता था। और जो उनको नहीं करते थे या अलग एक ग्रुप था मेटाफिजिकल पोएट्स। तो केवेलियर्स, मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप अलग था जो कंसीट्स का यूज़ किया करते थे और फार फेस्ट इमेजेस का यूज़ यानी कि कंसीट्स का यूज़ किया करते थे। जॉन डन जिनके ग्रुप के लीडर हुआ करते थे। तो वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरोलिन पोएट, आइडेंटिफाई हिम। रॉबर्ट हेरिक, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड लवलेस एंड एंड्रयू मार्वेल। And it was जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं वो कैरोलिन पोएट नहीं थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट मैंने बताया आपको, ये वो पोएट्स थे जो फार फेस्ट इमेजेस यानी कि बहुत ही अलग तरीके की सिमिलीज का प्रयोग किया करते थे, जिन्हें कंसीट्स कहा जाता था। और मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो ड्राइडन ने यूज़ किया था। और इसके बाद उन्होंने, डॉक्टर जॉनसन ने अपनी लाइव्स ऑफ पोएट्स में इस वर्ड को यूज़ किया था, डन के लिए यूज़ किया था। तो मेटाफिजिकल पोएट डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया है और जो मेटाफिजिकल वर्ड है वो ड्राइडन ने यूज़ किया। तो मार्क माई वर्ड्स, ये वाली बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ मगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो मेटाफिजिकल पोएट्स में से हु वाज द लीडर। तो मेटाफिजिकल पोएट्स जो है कि मेटा मीन्स होता है परे और फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, तो शारीरिक पोएट्री के परे तो ये जो है किससे, ही वॉज जॉन डन। और आपको पता है कार्पे डाइम फिलॉसफी को भी ये लोग माना करते थे। कार्पे डाइम फिलॉसफी यानी कि सीज द डे फिलॉसफी भी मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा ही मानी जाती थी। One of the following dramatists did not write comedy of manners, identify him। ये comedy of manners बेसिकली जो आए थे ये रेस्टोरेशन पीरियड में आए थे। हालांकि कोई भी ऐसी कॉमेडी जो एक अपर क्लास के मैनर्स का मजाक उड़ाती है और उनके तौर तरीके के बारे में बताती है, उनके तौर तरीक़ों का मजाक उड़ाती है, उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब आई थी? रेस्टोरेशन एरा में आई थी। इसमें ड्राइडन, विचरले, कॉन्ग्रीव, इन सब ने जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा है। यानी कि तत्कालीन सोसाइटी के जो संभ्रांत लोग हैं उनके व्यवहार का आकलन करके उनका मजाक उड़ाना, दैट इज़ नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और ये कॉमेडी इनमें से कौन से नहीं है? तो इनमें से कौन से नहीं है? दैट इज़ मार्लो। पहली बात तो ये है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने कॉमेडी लिखी नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज़ ही लिखी है। इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट? ये मैंने अभी आपको बताया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ पोएट्स। और लाइव्स ऑफ पोएट्स जो है इसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी है और इसमें उन्होंने डन के वर्क को, डन का जब बायोग्राफी ली है तो उसमें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स वर्ड का यूज़ किया है। Who was the most important poet of the Graveyard School of Poetry? Graveyard School of Poetry के जो important poet थे that was Thomas Gray। Graveyard School of Poetry वो स्कूल था जिनका जो वर्क था that depend on death, darkness, मॉर्बिड थीम्स, तो उस पर डिपेंड था ग्रेवयार्ड। और ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के जो लीडर माने जाते हैं वो कौन है? थॉमस ग्रे, जिन्होंने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड भी लिखी है। हु वॉज द पोएट हु रॉट द पोएम एंटाइटल्ड द ग्रेव? किसने ग्रेव जो कि ग्रेवयार्ड स्कूल को बिलोंग करने वाली पोएम है वो लिखी है? दैट वाज रॉबर्ट ब्लेयर। ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट ब्लेयर के द्वारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स बिलोंग टू? ये भी जो एडवर्ड यंग की नाइट थॉट्स पोएम है ये किसको बिलोंग करती है? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री को ही बिलोंग करती है। तो इसका आंसर है ए। एंड नाउ ये हमारा सेक्शन हुआ लिटरेचर का। अब थोड़ा सा नहीं, अभी तो ग्रामर लिटरेचर का है। विच पोएट लॉरिएट वॉज कॉल्ड बेज आफ्टर हिज लॉरिएट क्राउन ऑफ बेलीज? भाई जो पहला पोएट लॉरिएट था वो कौन था? दैट वॉज ड्राइडन।
ड्राइडन को बनाया गया था पोएट लॉरिएट कब? 1668 में। ड्राइडन को कौन सी पोयम के लिए बनाया गया था? एनिस मिराबिलिस के लिए। और ड्राइडन का निकनेम क्या था? बेज, क्योंकि उसका जो क्राउन था दैट वाज मेड ऑफ बे लीव्स, बे लीव्स का बना हुआ उसका क्राउन था, तो इसीलिए ड्राइडन को कहा जाता है, उसका निकनेम था बेज। इन विच वर्क डू वी फाइंड द एम्पायर ऑफ डलनेस? इनमें से किस वर्क में हमें एम्पायर ऑफ डलनेस जो है वो देखने को मिलता है? एम्पायर ऑफ डलनेस, डलनेस जो बताया गया है वो किसमें बताया? पोप का है, द डंसियार्ड। डंसियार्ड जिसमें उन्होंने थियोबॉल्ड का मजाक उड़ाया है पोप ने, तो एम्पायर ऑफ डलनेस हमें देखने को मिलता है किसमें? डंसियार्ड में। ये एक सेटायर है बाय अलेक्जेंडर पोप। About whom did Johnson say regarding his contribution to English poetry, he found it brick and left it marble? किसके बारे में उन्होंने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि ड्राइडन को जो भाषा मिली थी वो ईंट की तरह थी और उन्होंने उसे मार्बल बना दिया। दैट वाज, ये कहा गया है ड्राइडन के बारे में। बेकन्स नोवम ऑर्गेनम वॉज रिटन इन, बेकन का जो वर्क है नोवम ऑर्गेनम वो लिखा गया है कौन सी भाषा में? दैट वॉज रिटन इन लैटिन, लैटिन भाषा में लिखा गया है। अब ये हो गए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आज मैं भूल गई हूँ क्या लिटरेचर के क्वेश्चन कितने हैं? बार बार कह जा रही हूँ ये होगा लिटरेचर के क्वेश्चन, ये हो गए, अभी एक और बच गया है। मिल्टन हैड वर्कड ऑन ए ड्रामा for years which later became a famous epic, Paradise Lost. What was that drama called? आप सभी को पता है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश का एपिक है, दैट इज सेकेंडरी एपिक, और उसमें 12 किताबें हैं जिसमें फॉल ऑफ मैन और थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये जो मिल्टन ने कौन से थीम जो है वो डायरेक्टली ली कहाँ से गई है? तो उस ड्रामा को क्या कहा जाता है? वो ड्रामा है एडम अनपैराडाइज्ड। उस ड्रामा का नाम है एडम अनपैराडाइज्ड। अब फाइनली आ ही गए ग्रामर के क्वेश्चन। ये प्रपोजिशंस के मिले जुले क्वेश्चंस हैं। बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर नोबडी कैन गेट डैश विद हिम। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसके रूड बिहेवियर की वजह से कोई भी उसके साथ जो है वो घुलना मिलना नहीं चाहेगा। तो रूड बिहेवियर गेट अलॉन्ग विद हिम, तो यानी कि कोई उसके साथ जो है वो मिक्सअप नहीं हो पाता, गेट अलॉन्ग विद हिम, कंफर्टेबल नहीं हो पाता। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। अपने हाउस को ऑर्डर में करने की आवश्यकता है। इट विल टेक 5 minutes टू वॉक ब्रिज। अगर हम ब्रिज के बारे में बात करें तो ब्रिज जो है वो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, तो ब्रिज के एक कोने से दूसरे कोने को पार करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। थ्रू होता है किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना, अक्रॉस का अलॉन्ग होता है किनारे किनारे चलना, और अक्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्रॉस करना। तो यहाँ तो ऐसे या यहाँ से भाई अगर ब्रिज से वैसे भी जा रहे हैं तो क्रॉस करने को क्या कहा जाता है? अक्रॉस। तो दैट इज अक्रॉस। However honest he dash I don't trust him। however का मतलब होता है चाहे जितना भी, तो चाहे जितना भी वो ऑनेस्ट हो, यानी कि उसके होने की संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो however honest he may be I'll not trust him। He doesn't know how to look dash a word in the dictionary। भाई उसे नहीं पता कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे देखा जाता है। तो look for यानी कि खोजना, तो look for का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना, तो यहाँ आएगा look for। He became the governor of a province in the course of time। समय की समयांतराल में कि भाई कि कुछ समय बाद वो गवर्नर जो है बन गया, तो ही बिकेम द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ अवधि के बाद। द परफॉर्मेंस पास्ड ऑफ पीसफुली, कि परफॉर्मेंस जो है वो पास्ड ऑफ कि भाई गुजर गई, हो गई, खत्म हो गई पीसफुली, शांति से।
वी आर नाउ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो वर्ड है ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑफ, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड का यूज किया जाता है। तो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। Italy has a lot to offer India in our efforts to leap into the 21st century। तो leap के साथ जो preposition आता है that is into। Apparently he was feeling angry। feeling बतानी है तो उसके लिए लगाया जाता है यहाँ पर he was adjective का यूज़ किया जाएगा। Apparently he was feeling angry about his bad luck। लेट मी अक्वेंट हिम विद द टॉपिक। अक्वेंट के साथ लगाया जाता है प्रेपोजिशन विद, किसी को किसी चीज़ से के बारे में बताना, किसी चीज़ से अवगत कराने को बोला जाता है अक्वेंट हिम विद। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। डिस्चार्ज फ्रॉम यानी कि किसी चीज़ से अलग होने को यूज़ किया जाता है फ्रॉम। When I pay him tomorrow, he dash received everything I owe him। अब जब मैं उसे कल पैसे दूंगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा जो वो ओ करता है। I owe him, जो कुछ भी मेरा उस पर कर्ज मैं ओ करता हूँ। तो जब हम बाय मतलब फ्यूचर की बात की जाती है, फ्यूचर का टाइम दिया जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ आएगा will have। He will have received everything I owe him। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। आप देख रहे हैं बाय दिस टाइम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। शशि विल हैव टेकन हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये था आज का सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, अगर मिले तो, नहीं तो कुछ 2-1 दिन बाद मिलेंगे। वैसे हो सकता है कल मिल लें। तो बाय बाय फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो।